हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और मई 2023 को महर्षि पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी में हो रहे एक इवेंट के दौरान इसरो चीफ एस सोमनाथ जी ने कहा कि हमारे वेदास में जो नॉलेज था अबाउट अलजेब्रा, स्क्वायर रूट, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, पाइथागोरस थ्योरम, ये सभी नॉलेज अरबिक ट्रैवलर्स के माध्यम से वेस्टर्न कंट्रीज तक पहुंचा था और फिर उसके 1000 साल बाद वही नॉलेज हमारे पास दोबारा से वापस आया, but in the form of discoveries by great scientists of the western world. In fact, उन्होंने अपने इन क्लेम्स को जस्टिफाई करते हुए उन बुक्स के नाम भी बताए जिसमें ये नॉलेज मेंशन्ड है, जैसे कि सूर्य सिद्धांता, पंच सिद्धांतिका, वेदांग ज्योतिषा, आर्यभटिया, भास्करा 1 and 2, ब्रह्मस्फूत सिद्धांता एटसेट्रा। लेकिन क्या ये सच है? क्या सच्ची में वेस्टर्न कंट्रीज को वो सारा नॉलेज जो बताते हैं कि वो उनका है, वो उन्हें कहीं ना कहीं हमसे मिला है? वेल फ्रेंड्स, आई नो एस सोमनाथ जी एक बहुत ही क्रेडिबल सोर्स है, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जहां पे ऐसे कई सारे क्लेम्स ऑनलाइन मिले थे, लेकिन वो उनकी तहकीकात करने पर यह चीज मालूम पड़ी कि वो कंप्लीटली ट्रू नहीं थे। सो ऐसे में फ्रेंड्स, क्योंकि मैं एक साइंस चैनल चलाता हूं, तो मेरा ये एक साइंटिफिक कर्तव्य, साइंटिफिक धर्म बनता है कि मैं चीजों को कभी भी फेस वैल्यू पे बिलीव नहीं करूं और डिटेल में जाकर उस पर रिसर्च करूं और सच्चाई को आपके सामने लाऊं। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे जितने भी ग्रेट साइंटिफिक रोल मॉडल्स हैं, जैसे एस सोमनाथ जी हो गए, जिनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि हम एक साइंटिफिक माइंडसेट डेवलप करें और कोई भी चीज को फेस वैल्यू पे बिलीव नहीं करें और सच्चाई खोजने के रास्ते पर चलकर बहुत कुछ नया सीखे। इसके पहले एक वीडियो में हमने पाइथागोरस थ्योरम के क्लेम को चेक किया था, फैक्ट चेक, और वाकई में हमारे रिसर्च में यह सामने आया कि पाइथागोरस के इवॉल्व होने के पीछे एक वैदिक ऋषि का बहुत बड़ा हाथ था। So let's do a similar kind of fact analysis over here as well. And friends, trust me, इस बार हमने बहुत डिटेल में, बहुत डीप में रिसर्च की है और ये सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने लाए। एस सोमनाथ सर के क्लेम्स को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमने हमारे सभी बुक्स के कॉन्सेप्ट्स, मीनिंग, ट्रांसलेशन, हर एक बात को गौर से पढ़ा और सरप्राइजिंगली हमें उनमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिले, ऑल द वे रेंजिंग फ्रॉम हाउ प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, साइज ऑफ अर्थ, रीजंस ऑफ इक्लिप्स, ग्रेविटी, स्पीड ऑफ लाइट, एज ऑफ द यूनिवर्स, टाइम डायलेशन, एटॉमिक थियरी और क्वांटम फिजिक्स। अब ऑब्वियसली बात है, इस एक वीडियो में ये सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करना नामुमकिन सा है और इसीलिए हमने सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को चूज किया, जैसे ग्रेविटी, एज ऑफ द यूनिवर्स, टाइम डायलेशन, एटॉमिक थियरी और क्वांटम फिजिक्स, जो ज्यादा वेल नोन है और रिलेटेबल है हम सभी साइंस लवर्स के लिए। लेकिन अगर आपको बाकी के कॉन्सेप्ट के बारे में कभी भी जानना होगा तो नीचे कमेंट में डाल देना और पार्ट 2 तुरंत आ जाएगा आपकी खिदमत में। फिलहाल के लिए शुरू करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वेरीफाई करना और देखते हैं कि क्या वाकई में हमारे पास इन सभी चीजों का नॉलेज था। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद एटॉमिक थियरी एंड क्वांटम फिजिक्स। अब फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ये सुना है कि एटम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ने दिया था, बट आप में से कितने लोगों ने इसे एक्चुअली वेरीफाई किया? बिकॉज यू सी, जब फैक्ट्स की बात आती है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम भावुक होकर नहीं बल्कि रैशनली, एक काफी अनबायस्ड तरीके से चीजों पर नजर डालें। और इसीलिए इसी सोच के साथ हमने इस एटम के कॉन्सेप्ट को हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में ढूंढना शुरू कर दिया। And this is what we found. भगवत पुराण के चैप्टर 11 का पहला श्लोक कहता है, मैत्रेय उवाच चरमः सद विशेषाणाम नेको संयुक्तः सदा परमाणुः स विज्ञेयो नृणाम मैक्य भ्रमो यतः। जब हमने इनसाइट्स को यूज करके वर्ड टू वर्ड इन्हें ट्रांसलेट किया तो हमें ये रिजल्ट्स मिले। मैत्रेय यानी कि नाम, उवाच सेड चरमः ultimate, सद विशेषाणाम मनेको संयुतः मीन्स मेनी ऑफ द गॉड फीचर्स आर अनकम्बाइंड। इनको अलग अलग ले तो अनेको का मतलब मल्टीपल, असंयुतः का अनमिक्स्ड, then sada is equal to always, parmanuha means atom, saviggyeyo to be understood or heard or learned, nrunam maikya brahmo means the illusion of unity of men, nrunam means bending men, amaikya means unity, ब्रह्मो मिस्टेक, यतः बिकॉज। अब अगर इसे हम लॉजिकली अरेंज करें तो आई थिंक कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि मैत्रेय नाम के एक स्कॉलर के अनुसार पूरी दुनिया परमाणु नाम के अल्टीमेट अनमिक्स्ड यूनिट से बनी हुई है, जो साथ आकर इंसानी शरीर का एक इल्यूजन बनाते हैं। सो काइंड ऑफ मेक सेंस, राइट?
लेकिन डायरेक्ट कंक्लूजन पर आने से पहले हमें यह किसी संस्कृत स्कॉलर से एक बार वेरीफाई करवा लेना चाहिए। तो एक बुक है भगवत पुराण इंग्लिश, जिसे दो ऑथर्स ने मिलकर ट्रांसलेट किया है। एक है JL शास्त्री जो कि एक ट्रांसलेटर है और उन्होंने कई सारे इंडियन वैदिक टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया है, और दूसरे है GV टगारे जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ महाराष्ट्र एजुकेशन सर्विस रह चुके हैं। अगर आप इस बुक को देखोगे तो उसमें बहुत से संस्कृत श्लोक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन भी किया गया है, और इसी बुक के पेज नंबर 278 में आप देखोगे तो इसी श्लोका को एक्सप्लेन किया गया है, मेकिंग सिमिलर ट्रांसलेशंस दैट वी जस्ट मेड। बट जरा एक सेकंड यहां पर रुकते हैं। यहां पर एक और एक क्लू है। यहां पर एटम्स और उससे जुड़ी इल्यूजन ऑफ रियलिटी की बात हो रही है, एंड इन दोनों को अगर आप एक साथ विजुअलाइज करोगे तो आपके दिमाग में कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? क्वांटम फिजिक्स, राइट? जिसके मुताबिक सभी सबएटॉमिक पार्टिकल्स एक सॉलिड नहीं बल्कि एक फजी वेव के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमारे चारों ओर एवरीवेयर एक इल्यूजन ऑफ रियलिटी जैसा क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर पॉपिंग इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। सो दिस वाज आवर नेक्स्ट क्लू कि हमें आगे क्या ढूंढना है। जब हमने फिर इस दिशा में रिसर्च की, आप बिलीव नहीं करोगे हमें क्या मिला। वी लिटरली फाउंड कि क्वांटम फिजिक्स की नींव रखने वाले एर्विन श्रोडिंगर ने एक बार यहां पर कहा था कि द यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेदांता आर रिफ्लेक्टेड इन द यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेव मैकेनिक्स। Now this is entirely consistent with Vedanta concept of all in one. अब ये शब्द यहां पर मेरे नहीं है, ये एर्विन श्रोडिंगर के हैं, और आप लोग को पता होगा श्रोडिंगर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन, वाज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ क्वांटम थियरी। आपने श्रोडिंगर्स इक्वेशन या श्रोडिंगर्स कैट के बारे में भी सुना होगा, इन्होंने खुद अपने बुक में लिखा है। इसी बुक में आप ये भी देख सकते हो, लिखा हुआ है कि श्रोडिंगर कह रहे हैं, दिस लाइफ ऑफ योर्स विच यू आर लिविंग इज नॉट मियरली अ पीस ऑफ द एंटायर एग्जिस्टेंस बट इज इन अ सर्टेन सेंस द होल। ओनली दिस होल इज नॉट सो कॉन्स्टिट्यूटेड दैट इट कैन बी सर्वेड इन वन सिंगल ग्लैंस। मीनिंग, ये जो जीवन आप जी रहे हो, ये पूरा अस्तित्व का बस एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसी कंप्लीट एंटिटी है जिसका कॉम्पोजिशन काफी फजी होने की वजह से हम उसे एक नजर में डिटेक्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। इन लाइंस को श्रोडिंगर ने अपने बुक में जिस चैप्टर के अंडर प्लेस किया है ना, उस चैप्टर का नाम है द वेदांतिक विजन। यस, ये हमारे मांडुक्य उपनिषद में लिखा हुआ वही वेल नोन कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि ये जो दुनिया है, जो मटेरियल रियलिटी से बनी हुई है, ये बेसिकली बस एक कॉस्मिक इल्यूजन है, और हमारा जो आत्मन यानी कि सोल है वो बेसिकली एक ब्रह्मन नाम के अल्टीमेट बीइंग का एक अंश है। नाउ ब्रह्मन का मतलब हो सकता है ये पूरा यूनिवर्स एज एन एंटिटी, या ब्रह्मन का मतलब हो सकता है गॉड, हाउएवर यू वांट टू परसीव इट। और इन फैक्ट फिलॉसफी के हिसाब से आत्मन इज इक्वल टू ब्रह्मन और मटीरियल वर्ल्ड एक इल्यूजन है। ये बात उन्होंने अपनी एक सेकेंड बुक व्हाट इज लाइफ में भी रिपीट की है। सो फ्रेंड्स, काफी डीप और इंटरेस्टिंग बात है जो कि बहुत पुरातन काल में की गई है। सो अब क्या इसका मतलब क्वांटम फिजिक्स की खोज इंडियंस ने ही की, या फिर वेदास के बिना क्वांटम फिजिक्स डिस्कवर नहीं हो पाता? वेल, नॉट एग्जैक्टली। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि वेदांता इज अ फिलॉसफी और क्वांटम फिजिक्स साइंस का एक एस्टैब्लिश फ्रेमवर्क है जो रियलिटी को एस्टैब्लिश मैथमेटिकल रूल्स के जरिए डिफाइन करता है। यहां पर हमें यह समझना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी फिलॉसफी हमें एक एस्टैब्लिश मैथमेटिकल मॉडल बना के नहीं देती, एक फ्रेमवर्क बना के नहीं देती, और इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि वो प्रभावित हुए हो सकते हैं, और ऐसा हुआ भी था। वो काफी प्रभावित थे वेदांतिक आइडियाज को लेकर, और इनफैक्ट उन्होंने यही बातों को वर्नर हाइजेनबर्ग, जो कि अनदर क्वांटम फिजिक्स के बैकबोन है, उनके साथ भी शेयर किया था। अब वर्नर हाइजेनबर्ग को आप जानते होंगे, आपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा। इसे साल 1927 में पब्लिश किया गया था, और यूपीएससी के स्टूडेंट्स जिस द हिंदू न्यूज़पेपर को रेफर करते हैं, उसके अनुसार हाइजेनबर्ग जब साल 1929 में इंडिया आए थे और रविंद्रनाथ टैगोर जी के यहां पर एज अ गेस्ट के तौर पर ठहरे थे, तब उनके साथ हाइजेनबर्ग के वैदिक फिलॉसफीज पर काफी सारे चर्चे हुए, और उससे उन्हें यह रियलाइज हुआ कि जिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वो वियर्ड समझ रहे थे और एंटायर क्वांटम फिजिक्स को काफी अनइंटुइटिव समझ रहे थे, अगर कभी उसे वैदिक लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाए तो सभी भारतीय उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी वेदास से इंस्पायर्ड है। ही लिटरली वंस सेड कि क्वांटम थियरी विल नॉट लुक रिडिकुलस टू पीपल हु हैव रेड द वेदांता। सम ऑफ द आइडियाज ऑफ क्वांटम फिजिक्स दैट हैड सीम्ड सो क्रेजी suddenly made so much more sense. खैर, दिस जस्ट शोज कि क्वांटम फिजिक्स अलग से डिस्कवर हुआ, बट सिंस उसके कॉन्सेप्ट्स वैदिक फिलॉसफी से काफी मिलते जुलते थे, तो उसने क्वांटम फिजिसिस्ट के माइंड में उन वैदिक टेक्स्ट के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ा दिया।
सो अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स वैदिक लिटरेचर में मेंशन्ड अगले कॉन्सेप्ट की ओर, विच इज टाइम डायलेशन। सही सुना आपने, एंड आई नो यू विल फाइंड दिस इंटरेस्टिंग। सो टाइम एक ऐसी क्वांटिटी जिसे फेमस साइंटिस्ट लाइक न्यूटन भी एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी मानते थे, वो हमारे वेदास के हिसाब से एक रिलेटिव क्वांटिटी है। आई मीन जरा कॉमन सेंस के हिसाब से सोच के रखो, हम सब टाइम को एब्सोल्यूट समझते, राइट? लाइक मेरा जो समय है वो आपका भी सेम समय होगा, और मेरे लिए समय जिस गति से आगे बढ़ता है आपके लिए भी सेम गति से बढ़ता होगा। बट यहां पर वैदिक टेक्स्ट में ये पहले से ही काइंड ऑफ इंसिनुएटेड था कि टाइम इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। अब हमने जब इसे गूगल पर सर्च किया तो हमें यह पता चला कि भगवत गीता के 8th चैप्टर का 17th श्लोक, सहस्त्र युग पर्यंतम हर्यद ब्रहाणे विदुह रात्रि युग सहरत श्रांता तेहो रात्र विदो जनाहा, ये श्लोक टाइम डायलेशन की बात करता है। अब ज्यादातर आर्टिकल्स यूजुअली इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से देते हैं, बाय ह्यूमन कैलकुलेशन 1000 एजेस टेकन टुगेदर फॉर्म द duration of Brahma's one day and such also is the duration of his night. So इसे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमने इस पूरे श्लोका का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया, which goes like this: सहस्त्र यानी 1000, युग यानी जनरेशन, पर्यंतम अप टू द प्रेजेंट, यथ मतलब दैट स्लैश बिकॉज, ब्राह्म मतलब ब्रह्म, विदुह मतलब दे नो, रात्रि यानी नाइट, सहरत श्रांता तेहोरात्र यानी डे नाइट, और फाइनली विदो जना यानी द पीपल। इस वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से ये क्लियरली पता चलता है कि यहां पर ब्रह्मा के डे एंड नाइट को 1000 जनरेशंस या युगास से कंपेयर किया हुआ है। बट टू बी 100% श्योर कि हम कहीं इसे मिस इंटरप्रेट ना कर दे, हमने इस श्लोक पर दूसरे स्कॉलर्स का क्या कहना है ये भी वेरीफाई किया। हमें गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन मिला, जिसे ओरिएंटल लाइब्रेरी ऑफ मैसूर में काम करने वाले अलादी महादेवा शास्त्री जी ने ट्रांसलेट किया है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ओरिएंटल लाइब्रेरी मतलब वो लाइब्रेरी जहां पर एंशिएंट ईस्टर्न सिविलाइजेशंस लाइक पर्शिया, अरेबिया और इंडिया पर रिसर्चेस होते हैं। तो उनके बुक में पेज नंबर 231 अगर आप देखोगे, इस श्लोक का ट्रांसलेशन दिया हुआ है, जो आर्टिकल्स के ट्रांसलेशन से बिल्कुल सिमिलर ही है। एंड एज अ सेकंड रेफरेंस हमने फाउंडर्स ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एनी बेसेंट और भगवान दास इनके इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीता में भी श्लोक का मीनिंग देखा। उनके मुताबिक इसका ट्रांसलेशन है, द पीपल हु नो द डे ऑफ ब्रह्मा 1000 एजेस इन ड्यूरेशन एंड नाइट 1000 एजेस इन एंडिंग, दे नो द डे एंड नाइट। अब इन दोनों भी ट्रांसलेशन से ये काइंड ऑफ समझ में आ रहा है कि यहां पर दो अलग अलग रेल्म्स या फिर कह सकते हैं इवन डायमेंशंस में टाइम के रिलेटिव होने की बात चल रही है। यानी कि जब पृथ्वी पर 1000 युग बीतते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन बीतता है। यानी क्लियरली टाइम एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है। इस बात का नॉलेज एंशिएंट इंडिया में मौजूद था, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग एंड फैसिनेटिंग। बट फ्रेंड्स, कुछ लोग इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक कैलकुलेशन को साइट करके ये दावा करते हैं कि वेदास में एज ऑफ यूनिवर्स को भी एक्यूरेटली कैलकुलेट किया है। तो हम जब इस क्लेम की ऑथेंटिसिटी को टेस्ट कर रहे थे तो वी फाउंड अ बुक जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में काम करने वाले डॉक्टर एस.वी. गुप्ता जी ने लिखी थी। इसमें उन्होंने एंशिएंट टाइम से अब तक जितने भी यूनिट्स मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किए गए हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन किया है। इसमें हमें वेदास में दिए गए यूनिवर्स के कैलकुलेशंस मिले। सो लेट्स सी कि क्या वेदास में वाकई में यूनिवर्स के एज के कैलकुलेशंस एक्यूरेटली किए। तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक, one day of Brahma is equal to 4.32 billion human years. Similarly, one night of Brahma भी 4.32 billion years ही होगा। तो total day and night of Brahma is equal to 8.64 billion human years। अब assuming कि एक मंथ में 30 days है, तो 1 year of Brahma would be 3.11 trillion human years। So अब बस हमें यह पता करना है कि यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बाद कितने ब्रह्मा के years पास हुए हैं, या इन शॉर्ट हमें बस ब्रह्मा की करंट एज पता करनी है। तो इसके लिए भी हमने वेदास में ही ढूंढना शुरू किया और हमें एक श्लोक मिला, परमायुः शंत तस्य तया हो रात्र सड़ख्याया आयुषो अमिंत तस्य शेष कल्पो अयमदिमः, जिसका स्कॉलर्स के मुताबिक ट्रांसलेशन है, हिज एक्सट्रीम age is 100. According to this valuation of a day and night, the half of his life is past, of the remainder this is the first eon. यानी according to the Vedas, universe के formation के बाद 50 ब्रह्म years बीत चुके हैं। So इसके according age of the universe is equal to 50 into
3.11 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स इज इक्वल टू 155 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। नाउ आई नो ये हमें जो वैल्यू आज के तारीख में पता है 13.8 बिलियन ईयर्स उससे बहुत ही ज्यादा ऑफ है। सो हम ये कह सकते हैं कि वेदास में एज ऑफ यूनिवर्स को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं किया गया, बट स्टिल जस्ट थिंकिंग कि एक इतने एंशिएंट सिविलाइजेशन जो आज से 3000 साल पुरानी है उसमें भी लोग यूनिवर्स के फॉर्मेशन और डेथ के बारे में सोच रहे हैं इज स्टिल माइंड बॉगलिंग। बट इससे हमें यह भी पता चलता है कि वेदास में हर चीज एक्यूरेटली नहीं दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जो है ग्रेविटी। एज वी ऑल नो इसके डिस्कवरी का क्रेडिट न्यूटन को दिया जाता है। तो क्या वाकई में ये कॉन्सेप्ट वैदिक टेक्स्ट में पहले से ही मौजूद था? वेल, इस पर जब हमने छानबीन शुरू की तब हमें कई सारे आर्टिकल्स मिले जो ये क्लेम कर रहे थे कि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट इंडिया में पहले से ही मौजूद था। इन आर्टिकल से हमें यह पता चला कि ये कॉन्सेप्ट 4th सेंचुरी सीई में एक इंडियन एस्ट्रोनॉमी की किताब सूर्य सिद्धांता के पेज नंबर 315 के 12th चैप्टर के श्लोक में लिखा हुआ है। तो श्लोक पढ़ के सुनाता हूं। मध्ये समन्ता दंडस्य भूगोलो व्योमनि तिष्ठति बिभ्राणः परमा शक्ति ब्रह्मणो धारणात्मकाम, जिसका उन आर्टिकल्स के मुताबिक ये ट्रांसलेशन आता है द स्फेरिकल अर्थ स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इन स्पेस ड्यू टू द धारणात्मकाम शक्ति व्हिच प्रिवेंट्स अर्थ फ्रॉम फॉलिंग अवे एंड हेल्प्स इट टू स्टैंड फर्म। नाउ अगेन इसकी ऑथेंटिसिटी को टेस्ट करने के लिए हमने खुद इस श्लोक को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया एंड दिस इज व्हाट वी गॉट। मध्य, इन द मिडल, अमंगस्ट, बिटवीन, समन्ता दंडस्य of the round rod, Bhugolo, terrestrial globe, earth ball, Vyomni, in the sky, Tishtati, stand, Bibhranaha, carrying, Parama, the ultimate, Shakti, energy, power, strength, Brahmano, Brahman, Dharanatmikam, retention oriented, यानी टू पोसेस और टू यूज और कंट्रोल समथिंग। अब आई नो इसका एज सच आपको कोई सेंस नहीं लग रहा होगा, बट इससे एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि यहाँ पर पृथ्वी के किसी पावर की वजह से स्काई में होने की बात चल रही है। और फिर हमने श्लोक को पूरा ट्रांसलेट किया जिसके रिजल्ट्स ये थे। In the middle of the round rod, the earth rests in the sky, bearing the supreme power of Brahman, the self of sustainment. इसके बाद as a final step हमने ये देखा कि इस पर्टिकुलर श्लोक को बाकी संस्कृत स्कॉलर्स और ट्रांसलेटर्स ने कैसे इंटरप्रेट किया है। और तब हमने सूर्य सिद्धांत बुक के 2 क्रेडिबल इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन्स ढूंढे। पहला ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स इबेनेज़र बर्गिस का बुक, जिसके हिसाब से इस वर्स का ट्रांसलेशन है क्वाइट इन द मिडल ऑफ द एग द अर्थ ग्लोब stands in the ether, bearing the supreme might of the Brahma, which is of the nature of self-supporting force. और दूसरा ट्रांसलेशन था इंडियन एस्ट्रोनॉमर और प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एट क्वींस कॉलेज वाराणसी पंडित बापू देवशास्त्री, जिनके मुताबिक इसका ट्रांसलेशन है द टेरेस्ट्रियल ग्लोब पोजेसिंग ब्रह्मा's मोस्ट एक्सीलेंट पावर ऑफ स्टेडीनेस रिमेन्स इन स्पेस एट द सेंटर ऑफ ब्रह्मांड व्हिच इज ऑल अराउंड। सो इन दोनों ही ट्रांसलेशन से ये समझ आता है कि श्लोक में एक फोर्स की बात की जा रही है जिसकी वजह से पृथ्वी स्पेस में स्टेडीली खड़ी है। अब आप बोलोगे कि इसमें तो ग्रेविटी का लेकिन जी भी नहीं है, तो हम ये कैसे मान ले कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी की बात की जा रही है? एंड यस, आई एग्री, ये कहना गलत होगा कि यहाँ से ग्रेविटी एज अ कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई, बट हम इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि आज से 3000 साल पहले की सिविलाइजेशन को एक जनरल आइडिया था कि किसी फोर्स के चलते पृथ्वी स्पेस में अपनी जगह पर खड़ी रहती है। अब इंटरेस्टिंगली फ्रेंड्स, जब मैं ग्रेविटी पर रिसर्च कर रहा था तब मैंने कई आर्टिकल्स में यह भी पढ़ा कि ऋग्वेद के चैप्टर 50 के 4th श्लोक में स्पीड ऑफ लाइट का जिक्र किया गया है, और सिर्फ जिक्र ही नहीं बल्कि उसे एक्चुअल में कैलकुलेट करके उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी दी गई है। तो चलो देखते हैं कि क्या ये क्लेम भी सही है या फिर एज ऑफ द यूनिवर्स की तरह इसे भी शायद मिस इंटरप्रेट किया गया। तरणी वृश्व दर्शतो ज्योतिष्क्र दसी सूर्य विश्वमा भासिरोचनम। अब कई आर्टिकल्स के अनुसार इसका ट्रांसलेशन है ये स्विफ्ट एंड ऑल ब्यूटीफुल आर्ट दो ओ सूर्य मेकर ऑफ द लाइट इल्यूमिंग ऑल द रेडियंट रेल्म। सिंपली स्पीकिंग, सन जो लाइट का सोर्स है उससे जो लाइट आ रही है वो सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स को इल्यूमिनेट कर रही है, यानी कि लाइट दे रही है। अब जैसे आपने इस ट्रांसलेशन को देखा, इसमें सिर्फ लाइट का वर्णन किया जा रहा है, ना कि उसकी स्पीड के बारे में बताया जा रहा है। तो फिर अब सवाल उठता है कि ये सभी आर्टिकल्स एग्जैक्ट कैलकुलेशन की बात क्यों कर रहे हैं? अब ऐसा क्यों, इसे समझने के लिए जब मैंने थोड़ा डिटेल में रिसर्च किया तब ये बात सामने आई कि ऋग्वेद में इसकी वैल्यू नहीं दी गई है।
बल्कि एक संस्कृत और वैदिक स्कॉलर थे, उन्होंने इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिया था। दरअसल 14th सेंचुरी में महर्षि सेनाचार्य जब ऋग्वेद को एनालाइज कर रहे थे, तब उन्होंने इस श्लोक के साथ अपना खुद का बनाया हुआ एक श्लोक जोड़ दिया और उसी श्लोक में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू को बताया गया। सो वो श्लोक था ये। अब इस श्लोक का हमने वर्ड टू वर्ड और ओवरऑल ट्रांसलेशन दोनों किया है। सो तथा यानी कि सच, च यानी कि एंड, स्मर्यते बी रिकॉर्डेड, योजनाना मतलब 9 माइल्स, सहस्त्र यानी किलोमीटर, दवे मीन्स 2, शते मीन्स 100, योजने मतलब एडिशन, एकेन निमिषार्धेन यानी इन अ मोमेंट, क्रममान यानी प्रोसीडिंग, और नमोह स्तुते मीन्स आई बो डाउन टू प्रे। अब इसका ट्रांसलेशन हुआ, विथ डीप रिस्पेक्ट आई बो डाउन टू द सन हु ट्रेवल्स 2202 योजनास इन हाफ अ निमेशा। अब फ्रेंड्स ये तो हमारी एनालिसिस थी, पर ज्यादा श्योरिटी के लिए एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव यानी कि स्कॉलर्स की भी राय देखते हैं। सो 15 जनवरी 2021 में PMSTIAC के एक मेंबर प्रोफेसर सुभाष काक ने एक पेपर पब्लिश किया था बाय द नेम द स्पीड ऑफ द लाइट एंड पुराणिक कॉस्मोलॉजी। इस पेपर के शुरुआत में इसी श्लोका को एक्सप्लेन किया गया। एक और एक स्कॉलर है H विल्सन, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत प्रोफेसर थे। उनकी बुक के पेज नंबर 70 में अगर हम देखेंगे तो हमें यही सेम श्लोक दिखेगा। लेकिन क्या इस श्लोक से सच में लाइट की स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है? क्योंकि इसमें एंशिएंट इंडिया में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स को यूज किया है, जिसे आसानी से मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है अपने अपने नैरेटिव को सूट करने के लिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस श्लोक में यूज किए गए दोनों वर्ड्स निमिषा और योजना को गूगल किया। सो हियर आर द रिजल्ट्स। विष्णु पुराण के अनुसार 4 हस्ता यानी कि हैंड इज इक्वल टू 1 धनु यानी धनुष, और एक धनुष की एवरेज हाइट होती है 6 फुट। ऐसे ही 8000 धनु मिलकर बनते हैं एक योजना, मतलब 1 योजना इज इक्वल टू 48,000 फीट। और अगर हम फीट को माइल्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलता है 9.09 माइल्स, यानी कि 1 योजना इज इक्वल टू 9.09 माइल्स। अब साइनाचार्य के श्लोक में 2202 योजना के बारे में बात की गई है, यानी कि 18,379.98 माइल्स। अब बात करते हैं निमिषा की। तो 1 निमिषा इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स, और यहां पर बात हो रही है हाफ निमिषा की, विच इज 0.1 सेकेंड्स। नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 18,379.98 डिवाइडेड बाय 0.1, विच इज 1,83,799.8 माइल्स पर सेकेंड। यानी कि अगर इसे किलोमीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो हमें मिलेगा 2,95,797.10 kilometers per second, which is pretty damn fascinating, क्योंकि ये वैल्यू मॉडर्न स्पीड ऑफ लाइट के वैल्यू से सिर्फ 1.33% ऑफ है। It was really damn so accurate. So friends, all in all, अब तक हमने क्या सीखा? तो देखो, आज तक लोग वैदिक फिलॉसफी को ठीक से समझ ही नहीं पाए। कई लोग ये सोचते हैं कि वेदास में भगवानों का जिक्र है और साइंस भगवानों को प्रमाण के बिना स्वीकारता नहीं है, तो वैदिक फिलॉसफी गलत है और साइंस को उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। एंड देन ऑन द अदर हैंड, ऐसे भी कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि जस्ट बिकॉज वेदास में भगवानों का जिक्र है और साइंस भगवानों के प्रमाण के बिना नहीं मानता, तो साइंस गलत है। साइंस जानता ही क्या है, हमेशा बदलते रहता है, खुद कंफ्यूज्ड है। वेल, अब ये दोनों एक्सट्रीमिटीज वाले सोच रखना क्यों गलत है? क्योंकि इस वजह से कट्टर धार्मिक इंसान विज्ञान को पूरी तरीके से नहीं स्वीकारता और कट्टर वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला इंसान हमारे वैदिक कल्चर को गर्व और सम्मान की नजरों से नहीं देख पाता। अब फ्रेंड्स, ये बात यहां पर बहुत ही गौर से सुनना, क्योंकि अगली बार आप कभी भी दोबारा से नहीं झगड़ोगे। वैदिक टाइम्स में 6 ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट्स बने थे जो आस्तिक सोच के जरिए ब्रह्मांड का उल्लेख करते हैं, और 5 ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट्स बने थे जो नास्तिक प्रवृत्ति से ब्रह्मांड को डिस्क्राइब करते हैं, और ये सभी मिलकर वैदिक फिलॉसफी कंप्राइज होती है, यानी कि आस्तिक प्लस नास्तिक इज इक्वल टू वैदिक फिलॉसफी। एक आस्तिक फिलॉसफी जिसमें भगवान पर बिलीव किया जाता है और जिसमें ये सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स आते हैं, और दूसरी नास्तिक फिलॉसफी जिसमें भगवान को नहीं माना जाता है, उसमें ये सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स आते हैं। अब नास्तिक स्कूल्स ऑफ थॉट्स बेसिकली वेदास को क्वेश्चन करके देन उनमें से अपने लॉजिकल कंक्लूजन्स और कॉन्ट्रडिक्शंस निकालकर फिर उससे पैदा हुए। एंड यू नो व्हाट फ्रेंड्स, वैदिक कल्चर में हमेशा सच्चाई को खोजने को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया गया है, और फिर चाहे आपका मार्ग आस्तिक हो या फिर नास्तिक, और ये हमारे कल्चर की सबसे गौरवपूर्ण
विशेषता है कि हमें किसी भी चीज पर आंखें बंद करके विश्वास करना नहीं सिखाया गया है, बल्कि हमारे पास यह आजादी है कि हम जो मार्ग चुने, हम सच्चाई को उस मार्ग से खोज सकते हैं और फिर भी हम हिंदू कहलाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नास्तिक स्कूल्स को हिंदू फिलॉसफी में कुछ कम दर्जा दिया जाता था। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, जो चारवाकास और जैन मॉन्क्स थे जो सिर्फ मटेरियल रियलिटी में ही बिलीव करते हैं, वो पुराने जमाने में एक आस्तिक किंग से तक तर्क के आधार पर एक रिस्पेक्टफुल डिबेट कंडक्ट कर सकते थे। लाइक फॉर एग्जांपल, एक बार एक जैन मंक विजय सिम्हा ने एक राजा पाइसी को सोल के एग्जिस्टेंस को लेकर एक डिबेट के लिए चैलेंज किया, और उसमें इवन दो वो राजा समाज में कंपैरेटिवली ज्यादा पावर होल्ड करता था, उन्होंने अपने कोर्टरूम के रिलीजियस स्कॉलर पिंग केसा की मदद से उस मंक के साथ डिबेट किया, वो भी एक प्रॉपर सिविलाइज्ड मैनर में, अपने अपने पॉइंट्स को लॉजिकली और एग्जाम्पल से प्रूफ करते हुए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको थ्रू आउट इंडियन हिस्ट्री मिलेंगे जहां पे डिबेट्स को काफी ज्यादा एंकरेज किया गया है। एंड दिस जस्ट शोज कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ ट्रूथ सीकर्स, नॉट प्रीचर्स। और हम सभी भारतीय, फिर चाहे नास्तिक हो या आस्तिक, हम सब एक ऐसे रिच कल्चर से आते हैं जिसमें सभी को अपने थॉट्स को प्रेजेंट करने की और दूसरों के थॉट्स पर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देने की पूरी आजादी है। और इसीलिए फ्रेंड्स, हिंदू कल्चर कहो या वैदिक कल्चर, इट इज नॉट अ फेथ। फेथ का मतलब होता है कि आपको बस किसी बात पर फेथ रखना है, विश्वास रखना है, और उस पर कोई डिबेट नहीं हो सकता। जैसे गलीलियो को ले लो फॉर एग्जांपल, क्रिश्चियन फेथ में उसे आजादी नहीं थी कि वो डिबेट कर सके कि बाइबल में लिखी बात गलत है और सूरज अर्थ के नहीं बल्कि अर्थ सूरज के चक्कर लगाता है। ग्रीक सिविलाइजेशन को हम सबसे लिबरल और डेमोक्रेटिक सिविलाइजेशन मानते हैं, और उसमें भी कई सारे ग्रेट फिलोसोफर्स रहे हैं, जैसे प्लेटो, सोक्रेटस, एरिस्टोटल, डेमोक्रिटस एंड मेनी मोर। हालांकि उनमें भी अलग अलग चीजों पर डिबेट्स होते थे, बट देन आपको भी पता होगा सोक्रेटस के साथ क्या हुआ था। उनके एथिस्टिक विचार ज्यादा ना फैले, इसीलिए गॉड्स की डिसरिस्पेक्ट और यूथ को भड़काने के नाम पर उन्हें जहर पिलाकर मार दिया गया था। अब हमारा हिंदू कल्चर भी एंशिएंट ग्रीक्स की तरह ही साइंटिफिक और ट्रूथ सीकिंग प्रोसेस पर बेस्ड है, लेकिन यहां पर आजादी और भी ज्यादा है। आप जो चाहे मानो या कुछ भी ना मानो, आप फिर भी हिंदू या वैदिक अम्ब्रेला के अंडर ही गिने जाओगे। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर एंड दिस लैंड। और इसीलिए फ्रेंड्स, हमें अपने रूट से प्यार करना जरूरी है, ताकि हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट भी बिना किसी शेम या हेजिटेशन के हमारे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट पढ़ सके और उन्हें प्रमोट भी कर सके, और उनमें दिए गए ज्ञान को श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग जैसे वेस्टर्न साइंटिस्ट से पहले डिसाइफर करके उनसे इंस्पायर होकर अपने मॉडर्न थियरीज बिल्ड कर सके। यह बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। फिलॉसफी का काम ही होता है आइडियाज को इंस्पायर करना, और अगर हम सभी भारतीय अपनी पुरानी संस्कृति, अपने पुराने स्क्रिप्चर्स को रिस्पेक्ट करें और उन्हें पढ़ना शुरू करें, तो हमें बहुत सारे नए फ्रेश आइडियाज मिल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है इस मामले पर? क्या हमारे वैदिक टाइम्स में साइंटिफिक सोच को बढ़ावा दिया गया था या फिर नहीं? आपका जो ओपिनियन है कमेंट्स में लिखना। और हाँ, पाइथागोरस थ्योरम वाला वीडियो चेकआउट करना मत भूलना, उसमें भी हमने ये अनकवर किया है कि क्या पाइथागोरस थ्योरम इंडिया में पहले इन्वेंट हुआ था कि नहीं। इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि उनको भी मालूम पड़े हमारे कल्चर और हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।